तुम्हारी छुट्टी हो गई ना कॉलेज की? बढ़िया। चलो, हम लोग ने लास्ट लेक्चर में बेसिक बेसिक चीजें देखे थे थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, हीट जो होती है वो पाथ पे डिपेंड करती है या नहीं, वर्क जो है वो पाथ पे डिपेंड करता है या नहीं, ग्राफ्स कैसे होते हैं, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, ये सारी बेसिक बेसिक चीजें हम लोग ने चैप्टर में देखे थे। एक्चुअल में जो चैप्टर स्टार्ट होता है वो आज के लेक्चर से होता है, जहां से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी सबसे हाई है। ये लेक्चर और इसके बाद का लेक्चर ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से आते हैं। इससे पहले की जो भी चीज हमने पढ़े थे, ग्राफ हो गया, रिवर्सिबल प्रोसेस है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है, और उसके बाद के हीट और वर्क जो है वो पाथ पे डिपेंड करते हैं या नहीं करते हैं, ये सारी चीजें बेसिक बेसिक चीजें थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ने के लिए। अब हमें मेनली 6 प्रोसेस है, उन 6 प्रोसेस को देखना है और उन 6 प्रोसेस पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अप्लाई करना है। नाउ व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? आसान भाषा में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बात करता है एनर्जी कंजर्वेशन की। किसकी बात करता है? एनर्जी कंजर्वेशन की। अब एनर्जी कंजर्वेशन जो है वो बहुत अलग अलग तरीके से हो सकती है। मतलब क्या सर? हम जो इस चैप्टर में एनर्जी कंजर्वेशन की बात करते हैं वो हम ये बात करते हैं कि जो भी हम हीट अप्लाई करेंगे किसी सिस्टम को, वो कोई भी सिस्टम इस हीट से 2 काम कर सकता है। पहला तो क्या करेगा उससे? बोलो, मैं भूल गया, तुम बोलो। वर्क डन। दूसरा क्या करेगा? इंटरनल एनर्जी को या तो इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा, मतलब चेंज करेगा इंटरनल एनर्जी को। तो कोई भी आप हीट दोगे, किसी भी हीट में कोई भी सिस्टम को आप हीट सप्लाई करोगे, उससे 2 काम हो सकते हैं। पहला होगा उससे वर्क डन, दूसरा क्या होगा? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब इंटरनल एनर्जी बढ़ भी सकती है, इंटरनल एनर्जी घट भी सकती है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सिस्टम है, मैंने इसको हीट दे दिया लेट्स से 100 जूल की। अब इस हीट में से 100 जूल की हीट में से इसने 120 जूल का वर्क कर दिया। कितना वर्क कर दिया? 120 जूल का। मैंने तो 100 जूल दिया था। 120 जूल का अगर वर्क कर रहा है तो बचा हुआ जो 20 जूल है वो कहां से करेगा? उसकी इंटरनल एनर्जी को यूज करके। तो इंटरनल एनर्जी कितना चेंज हो जाएगी? कितना चेंज होगी इंटरनल एनर्जी? -20। कितना आएगी? -20। क्योंकि इसने क्या किया? इंटरनल एनर्जी को यूज किया है। तो इंटरनल एनर्जी पहले जो मान लो, पहले जो x थी अब क्या हो जाएगी? x -20। जो भी इंटरनल एनर्जी थी उसमें से 20 और माइनस हो जाएगा। हमने बेसिक चीजें देखे थे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। अब हमें 6 प्रोसेस पढ़ना है मेनली, जिसमें सबसे पहला प्रोसेस है आइसोथर्मल प्रोसेस। हमें आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ना है, आइसोबारिक पढ़ना है, आइसोकोरिक पढ़ना है, एडियाबेटिक पढ़ना है, और साइक्लिक प्रोसेस पढ़ना है, और एक फ्री एक्सपेंशन पढ़ना है। ये 6 प्रोसेस पढ़ेंगे। इन 6 प्रोसेस पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करेंगे, हमारा यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट आएगा। फिर बचेगा एक चीज, वो है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। चैप्टर में 3 ही लॉ पढ़ने थे, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। जीरोथ लॉ हो चुका है, फर्स्ट लॉ चल रहा है। तो फर्स्ट लॉ को अभी हमें 6 अलग अलग प्रोसेस पे अप्लाई करना है, देखना है उसमें होता क्या है, कैसे क्या होता है। इसमें सबसे पहला प्रोसेस कौन है? आइसोथर्मल प्रोसेस। नाउ व्हाट इज आइसोथर्मल प्रोसेस? आइसोथर्मल प्रोसेस उस प्रोसेस को बोलते हैं जिस प्रोसेस में प्रेशर और वॉल्यूम तो चेंज हो सकता है। अ प्रोसेस इन विच प्रेशर and volume can change, but can change at constant temperature. आइसोथर्मल इज अ प्रोसेस जिसमें प्रेशर और वॉल्यूम तो चेंज हो सकता है, लेकिन कब चेंज होगा? जब हमारा टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट। टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट। अब सिंपल सी बात है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है मतलब चेंज इन टेम्परेचर कितना हो गया? जब जो चीज कांस्टेंट है सेम है, उसका चेंज कितना आएगा? 0। चेंज इन टेम्परेचर कितना आ गया? 0। सही बात है। एक और चीज मैंने आप लोगों को बताया था कि इंटरनल एनर्जी कैसे बढ़ती है और कैसे घटती है? हीट अप सप्लाई करके या फिर टेम्परेचर चेंज करके। अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर आप लोग बढ़ा रहे हो, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा मतलब क्या बढ़ रही है? उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है। बॉडी का टेम्परेचर घट रहा मतलब क्या घट रही है? इंटरनल एनर्जी घट रही है। जब यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, कोई भी टेम्परेचर का चेंज हो ही नहीं रहा है, तो इंटरनल एनर्जी कितना चेंज आएगा? 0। मतलब चेंज इन इंटरनल कितनी हो गई? 0। चेंज इन इंटरनल कितनी हो गई? 0। आइए अब हम लोग आते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किस पे? हमारे आइसोथर्मल प्रोसेस पे। प्लॉट ऑफ आइसोथर्मल
प्रोसेस। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या लगाएंगे हम लोग, आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अभी मैंने लिखा था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, तो जो भी हम लोग हीट अप्लाई सप्लाई करेंगे तो दो चीज में यूज होगी, या तो वर्क डन होगा या तो क्या बढ़ेगी उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। लेकिन हम कौन से किसकी बात कर रहे हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस की। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब डेल्टा टी कितना, जीरो, और डेल्टा यू कितना, जीरो। मतलब अगर हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो डेल्टा यू कितना जाएगा, जीरो। तो जो भी हीट हम लोग सप्लाई करेंगे, जो भी हीट, तो सारी की सारी हीट किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, वर्क डन में। सारी की सारी हीट किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, वर्क डन में। इसीलिए आइसोथर्मल प्रोसेस में जो वर्क डन होता है उसको हम लोग बोलते हैं वर्क डन मैक्स, मैक्सिमम वर्क डन। क्यों, क्योंकि जो भी हीट हम लोग दे, जो भी हीट, सारी की सारी हीट से सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, वर्क डन। क्या इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है, क्या दो ही काम हो सकता था, या तो इंटरनल एनर्जी बढ़ती या तो वर्क डन होता। लेकिन यहाँ पे इंटरनल एनर्जी जब बढ़ ही नहीं रही है तो सिर्फ और सिर्फ क्या बढ़ेगा, वर्क डन होगा। जब सिर्फ और सिर्फ पूरी हीट से सिर्फ और सिर्फ वर्क डन हो रहा है तो यहाँ पे जो वर्क डन होता है उसको क्या बोलते हैं, मैक्सिमम वर्क डन। सबसे ज्यादा वर्क डन इसी में हो सकता है, कौन से प्रोसेस में, आइसोथर्मल प्रोसेस में। तो अगर आपको क्वेश्चन आ गया कि फाइंड आउट द मैक्सिमम वर्क डन, तो इनडायरेक्टली किसकी बात कर रहे हो, आइसोथर्मल प्रोसेस की। ठीक है, बाकी जितने भी प्रोसेस, बाकी सब प्रोसेस में हो सकता है कुछ परसेंट, हो सकता है कुछ अमाउंट में क्या हो, इंटरनल एनर्जी बढ़े और कुछ अमाउंट में क्या हो, वर्क डन हो। लेकिन आइसोथर्मल वो प्रोसेस है जिसमें इंटरनल एनर्जी बढ़ती ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, वर्क डन। आपने 100 जूल की हीट दी है, वो सारी की सारी हीट से क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ वर्क डन ही होगा। आपने 500 जूल की हीट दी है, उन सारी की सारी हीट से क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ वर्क डन ही होगा। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर चेंज ही नहीं होगा। जब टेम्परेचर ही नहीं चेंज होगा तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी होगी, जीरो। जब इंटरनल एनर्जी चेंज ही नहीं होगा मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, वर्क डन। इसीलिए हम लोग बोलते हैं वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस इज मैक्सिमम वर्क डन। ठीक है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में जो वर्क डन होता है वो कैसा होता है, मैक्सिमम। सबसे ज्यादा वर्क डन इसी में होता है, और यही सबसे बड़ा कारण है जो हमको सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में देखना है। यही सब फसाद की वजह है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से जब पढ़ेंगे तो देखेंगे। ठीक है, तो हमने देख लिए कि सारी की सारी हीट जो हम लोग अप्लाई करते हैं, सारी की सारी हीट जो हम लोग अप्लाई करते हैं वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, वर्क डन में। और वो जो वर्क डन आता है वो कैसा होता है, मैक्सिमम वर्क डन। कैसा होता है, मैक्सिमम वर्क डन। आइए फॉर्मूला निकालते हैं इस मैक्सिमम वर्क डन का। किसका फॉर्मूला निकालते हैं, मैक्सिमम वर्क डन का। हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला है, क्या है, इंटीग्रेशन, एनी किसी भी केस के लिए इंटीग्रेशन ऑफ पी इंटू डीवी। सही बात है, इंटीग्रेशन ऑफ पी इंटू डीवी। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक पिस्टन है, मेरे पास एक पिस्टन है, ठीक है। अब हमको वर्क डन का फॉर्मूला निकालना, हमको पता वर्क डन होने वाला है। तो स्टार्टिंग में मेरा पिस्टन इधर है, तो लेट्स से स्टार्टिंग में जो वॉल्यूम है उसको बोलते हैं वॉल्यूम इनिशियल। थोड़ी देर बाद क्या आ गया, हमारा पिस्टन मूव करके यहां तक आ गया, तो अब ये वॉल्यूम आ गया कि आगे मेरा वॉल्यूम फाइनल। जब भी हम लोग, अच्छा आप लोग का इंटीग्रेशन स्टार्ट हुआ है नहीं, कोई बात नहीं, लगा रहा हूं। जब भी हम लोग इंटीग्रेशन की बात करते हैं, डिफरेंशिएशन बढ़ चुके हैं, डिफरेंशिएशन में हम लोग हमेशा लिखते हैं डी बाई डी एक्स। dx क्या बताता है कि जिस भी चीज को मेरे को डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में। सेम उसी तरीके से यहाँ पे आता है d के साथ समथिंग टर्म। यहाँ पे जो d के साथ टर्म आया v, ये हमको ये बता रहा है कि यहाँ जो भी चीज है, जो भी चीज उसको मेरे को किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट। अब प्रेशर, ध्यान सुनना, प्रेशर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट। जब ये वॉल्यूम मेरे को इंटीग्रेट किसके टर्म में करना है, वॉल्यूम के टर्म में। यहाँ पे क्या है, प्रेशर, तो मैं इसको क्या कंसीडर करूंगा, कांस्टेंट। तो मैं तो ऐसा कर नहीं सकता ना, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस प्रेशर को चेंज करना पड़ेगा किसके टर्म में, वॉल्यूम के टर्म में। एक और चीज, जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें लिमिट पुट करनी पड़ती है। एक होती है लोअर लिमिट, एक होती है अपर लिमिट। हमारा वॉल्यूम चेंज होगा, क्योंकि वॉल्यूम के टर्म में करें तो स्टार्टिंग में वॉल्यूम क्या है, वी आई, एंड में वॉल्यूम क्या है, वी एफ। तो इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम, ठीक है। तो हमारा वर्क डन हो गया है इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम तक, पी इंटू डीवी। सही बात है। आइए इस पी को चेंज करें इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। क्यों चेंज करना मैंने पहले बता दिया, कि हमको किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे क्या है, प्रेशर, तो हम इस प्रेशर को चेंज करेंगे इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। लेट्स से दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। हमें एक चीज पता है कि पीवी क्या होता है, एनआरटी। हम कौन से प्रोसेस की बात कर रहे हैं, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेंपरेचर क्या रहता है, कांस्टेंट। ये भी कांस्टेंट, आर तो कांस्टेंट है, एन क्या है, नंबर ऑफ मोल। हम लोग जिस भी केस की बात करते हैं एन भी क्या होता है, कांस्टेंट। ठीक है, तो मेरे को क्या करना है, प्रेशर को निकालना है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। प्रेशर को अकेला करो, प्रेशर को अकेला करेंगे तो वॉल्यूम यहाँ डिवाइड कर, यहाँ मल्टीप्लाई करो, वहां जाके डिवाइड, और यहाँ पे वजह से क्या है, एन आर। तो देखो प्रेशर आ गया इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, पुट कर दो इन वन, पुट इन वन, क्या आ जाएगा देखो, हमारी इक्वेशन 1 क्या है, वर्क डन मैक्सिमम
इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ वॉल्यूम इनिशियल से लेके वॉल्यूम फाइनल तक क्या है, P इंटू डीवी था, P की जगह पे आया 1/v इंटू nRT। ठीक है, ये किसकी जगह पे आया है, P की जगह पे, बचा क्या है dv, dv वैसा का वैसा ही। ठीक है, तो ये जो इतने सारे टर्म्स आए हैं, ये इतने सारे टर्म्स किसकी जगह आए हैं, P की जगह पे, 1/v nRT इंटू dv। सही है, तो एक्सप्रेशन में dv के साथ मेरे को वॉल्यूम वाला टर्म मिल गया, तो अब हम लोग इजीली इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। अच्छा, n r और t इस केस के लिए तीनों क्या है, कांस्टेंट अगर डिफरेंशिएशन हो या इंटीग्रेशन हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, बाहर ले लो, क्या आ जाएगा, वर्क डन मैक्सिमम इज इक्वल्स टू n r और t बाहर आ गया, क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ वॉल्यूम इनिशियल टू वॉल्यूम फाइनल सॉरी 1/v इंटू dv। सही बात है। ठीक है, अब इंटीग्रेशन जो होता है वो रिवर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का। क्या मतलब सर, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x। यहाँ पे 1/x वाला टर्म दिख रहा है, मेरे को 1/x को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू dv, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू dx क्या होता है, log x। क्या होता है, log x। तो क्या आ जाएगा, देखो टर्म हमारे लिए बन जाएगा ये वर्क डन मैक्सिमम इज इक्वल्स टू nRT, बाहर वैसी का वैसी रहेगा। सही है, तो अब ये 1/v इंटू dv क्या हो जाएगा, log ऑफ v। ठीक है, लेकिन लिमिट पुट करना मत भूलना, लोअर लिमिट क्या है, v इनिशियल, अपर लिमिट क्या है, v फाइनल। ठीक बात है। अब एक चीज आप लोग को बताना चाहिए, आप लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, हम मेनली वैसे तो लॉग का जो चाहे आप वो बेस सेट कर सकते हो, जो बेस चाहो वो बेस सेट कर सकते हो, बट मेनली हम लोग दो टाइप के बेसिस के साथ ज्यादा खेलते हैं जब भी लॉग की बात करते हैं। पहला होता है लॉग टू द बेस ई, दूसरा होता है लॉग टू द बेस 10। सर दोनों में डिफरेंस क्या है, कौन सा कब क्या यूज होता है। हमारे पास जो लॉग टेबल है, लॉग टेबल वो पूरा का पूरा लॉग टेबल बेस्ड ऑन है लॉग टू द बेस 10 पे। लेकिन जब भी हम लोग कोई मैथमेटिक्स सॉल्व करते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सॉल्व करते हैं, सारी चीजें करते हैं, तब जो लॉग आता है उसका बेस क्या होता है, हमेशा ई ही होता है। तब जो लॉग आता है उसका बेस क्या होता है, हमेशा ई। कब, जब हम लोग कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सॉल्व करते हैं, या पूरे के पूरे मैथमेटिक्स में, पूरे के पूरे मैथमेटिक्स में जब भी कहीं भी आपको जो लॉग टर्म मिलता है उसका बेस 10 नहीं होता है, वो डिफॉल्ट सेटिंग पे उसका बेस क्या होता है, ई ही होता है। तो हमारे पास ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सॉल्व किए, तो हमारे पास यहाँ जो बेस आया, बेस वो बेस क्या रहेगा, ई रहेगा। यहाँ पे जो बेस है वो क्या है, ई। ठीक है, चलो ये क्यों बताया, आगे देखेंगे काम आएगा। चलो एक काम करते हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करते हैं। कैसे पुट करते हैं अपर लिमिट और लोअर लिमिट, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर माइनस करेंगे किसमें, लोअर लिमिट में। अपर लिमिट क्या है, vf, लोअर लिमिट vi। तो मेरा वर्क डन है ये nRT वैसा का वैसा ही। अपर लिमिट क्या है बोलो, पहले इसमें क्या करेंगे, अपर लिमिट बनाएंगे, तो क्या आ जाएगा, log टू द बेस ई ऑफ वॉल्यूम फाइनल, वॉल्यूम की जगह पे क्या आ जाएगा, वॉल्यूम फाइनल, माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या है, वॉल्यूम इनिशियल। सही बात है। अच्छा, log टू द बेस ई को ln भी लिखते हैं। ठीक है, मैं ln नहीं लिख रहा हूं, क्या पता सबको समझे ना समझे, आधे नॉन मैथ्स वाले भी है। तो log टू द बेस ई vf माइनस log टू द बेस ई vi। आइए सॉल्व करते हैं। log की बेसिक प्रॉपर्टी आई थिंक मतलब बताने की तो जरूरत नहीं है, फिर भी बता देता हूं। log a इंटू log b, सॉरी log a इंटू b क्या होता है, log a प्लस log b। सही बात है। उसी तरीके से log a डिवाइडेड बाय b क्या होता है, log a माइनस log b। तो ये था हमारा फॉरवर्ड प्रोसेस। अब हम लोग क्या करेंगे, बैकवर्ड प्रोसेस करेंगे। हमको ऐसा कुछ टर्म दिख रहा है, तो अगर मैं इसको रिवर्स जाना चाहूं तो log a माइनस log b, log a माइनस log b क्या होता है, log a बाय b। log एक ही बार लिखते हैं और जो भी चीज माइनस करके उसको क्या करते हैं, डिवाइड में। देखो log vf माइनस log vi, तो क्या करेंगे, log एक ही बार लिखेंगे और क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। पहले a आ रहा है तो a ऊपर रहेगा, बाद में b आ रहा है तो b नीचे रहेगा। तो पहले कौन आ रहा है, vf आ रहा है, vf ऊपर रहेगा, और सेकंड नंबर पे कौन आ रहा है, vi, वो कहां आएगा, नीचे। तो वर्क डन हो जाएगा हमारा, वर्क डन इज इक्वल्स टू nRT। log क्या आ जाएगा, ये log ऑफ टू द बेस e vf डिवाइडेड बाय vi। आई थिंक सेम आप लोग ने डेरिवेशन केमिस्ट्री में भी किएंगे, हाँ किए हैं, पता है मेरे को। log टू द बेस e vf माइनस vf अपॉन vi। सही बात है। हमारा डेरिवेशन तो यहाँ पे सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं। लेकिन सिर्फ एक परेशानी है यहाँ पे, ये बेस e की,
सर बेस ई की परेशानी क्यों है? बेस ई की परेशानी इसीलिए है क्योंकि जब हम लोग लॉग टेबल यूज करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो वहां पे कौन सा बेस यूज करते हैं? 10। वहां पे कौन सा बेस होता है? 10। तो अगर मेरे को कोई क्वेश्चन सॉल्व करना होगा और बेस ई रहेगा, तो ये वाला लॉग टेबल है क्या मेरे पास? मेरे पास जो बुक है उस बुक में बेस क्या है? 10, और यहाँ पे बेस क्या आ रहा है? ई। तो चलने वाला है क्या? तो हम लोग अपनी आसानी के लिए यहां तक एक्सप्रेशन सॉल्व हो चुका है, आप कैलकुलेटर सॉल्व करोगे सेम आंसर आएगा, बट हमको एग्जाम में कैलकुलेटर लेके आना अलाउड नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस ई बेस ई जो है इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें? बेस 10 में। चेंज ऑफ बेस रूल पढ़ेंगे आप लोग 11th में, अगर पढ़े होंगे तो चेंज ऑफ बेस रूल होता क्या, उसके हिसाब से चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले एग्जाम्पल देता हूं, अगर दिया हुआ है लॉग बी टू द बेस ए, लॉग बी टू द बेस ए, एक नंबर है, उसका बेस क्या है? ई। अगर आपको क्या करना है, बेस को चेंज करना है, किसको चेंज करना है? इस बेस को चेंज करना है। सिंपल सा तरीका है, एकदम सिंपल। पहले लॉग बी को ले लो, देखो ऊपर कौन दिख रहा है? लॉग बी। नीचे ऊपर कौन दिख रहा है? बी। नीचे कौन दिख रहा है? ए। तो इसको लिखने का लॉग बी अपॉन लॉग ए। अब आपकी मर्जी, आप जो बेस देना चाहो, जो बेस आपका दिल करता है, जो बेस 1 करोड़ बेस देना चाहो दे सकते हो दोनों को, लेकिन दोनों में क्या रहना चाहिए? बेस सेम। अगर मैं चाहूं यहां पे बेस देना चाहूं 20, तो 20 दे सकता हूं। अगर मैं यहां पे चाहूं बेस 10 देना चाहूं, तो दोनों को क्या दे सकता हूं? 10 दे सकता हूं। इसको बोलते हैं चेंज ऑफ बेस रूल। जो बेस आप देना चाहो, जो बेस आपको देना है, जो आपका मन करता है, वो बेस आप क्या कर सकते हैं? यहां पे अप्लाई कर सकते हो। जो बेस रहेगा वो डिवाइड में आ जाएगा। लॉग बी टू द बेस ए था, तो बी जो ऊपर था वो ऊपर आ जाएगा, ए जो नीचे था वो नीचे आ जाएगा, और जो बेस हमको देना है वो बेस हम लोग दे सकते हैं। आइए यहां पे वही काम करते हैं। क्या हो जाएगा? देखो यहां बी था, बी टू द बेस ए था, यहां पे वहां जैसे बी था, यहां पे कौन है? वी एफ अपॉन वी आई है। बेस कौन है यहाँ पे? ई। तो ऊपर वाला लॉग ऊपर के साथ आता है, नीचे वाला नीचे के साथ। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वर्क डन मैक्सिमम इज इक्वल्स टू एनआरटी वैसे का वैसा ही। अब मेरे को क्या करना है? चेंज ऑफ बेस रूल लगाना है। चेंज ऑफ बेस रूल क्या होता है? ऊपर वाला ऊपर आता है, नीचे वाला नीचे। तो हो जाएगा लॉग वी एफ अपॉन वी आई डिवाइडेड बाय लॉग ई। ठीक है। अब जो मैं बेस देना चाहूं दे सकता हूं। मैं कौन सा बेस दूंगा? 10, क्योंकि हमारे लिए 10 क्या है? आसान है सॉल्व करने के लिए, समझने के लिए। सही बात है। तो ये तो हमारे काम का आ गया, वी एफ अपॉन वी आई चीज था। लेकिन लॉग ई जो है, ई एक नंबर है, ई की वैल्यू कितनी होती है? 2.67 समथिंग 2.6 के आसपास कुछ आती है। तो लॉग इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं, लॉग ई टू द बेस 10, इसकी वैल्यू आती है 2.303। सॉरी, एक मिनट, हंसती क्या है नालायक? हाँ, वेरी गुड। 1 अपॉन लॉग ई टू द बेस 10 को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो आता है 2.303, क्योंकि यहाँ डिवाइड है ना। 1 अपॉन लॉग ई टू द बेस 10 है, तो जब हम लोग इसको पूरे को सॉल्व करें तो हमारा आंसर क्या आता है? 2.303। आइए हमारा आंसर, हमारा वर्कडन का जो फॉर्मूला है हमारी आंखों के सामने झलकता हुआ क्या हो गया है? वर्कडन मैक्सिमम इज इक्वल टू, ये एनआरटी वैसा का वैसा ही, सही है। और ये जो दिया हुआ ये क्या? ये लॉग टू द बेस 10 वी एफ अपॉन वी आई। अब बचा कौन? 1 अपॉन लॉग ई टू द बेस 10, और 1 अपॉन लॉग ई टू द बेस 10 की वैल्यू क्या आती है? 2.303। तो यहां मल्टीप्लाई कौन हो जाएगा? 2.303। तो हमारा वर्क डन का फॉर्मूला आ गया है, मैक्सिमम वर्क डन का फॉर्मूला आ गया है 2.303 एनआरटी लॉग टू द बेस 10 Vf upon Vi. So this is the formula we used to solve numericals. ठीक है। तो हम न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे उसके लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे। आइए, ये फॉर्मूला किसके टर्म में है? वॉल्यूम के टर्म में। टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, बची एक चीज, वो कौन है? प्रेशर। तो सेम फॉर्मूला अपन निकालते हैं प्रेशर के लिए, कोई बहुत कठिन काम नहीं है, एकदम सिंपल है। हमको पता है क्या होता है? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ये सारी चीजें कैसी है? कांस्टेंट। तो मैं लिख सकता हूं पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। जब प्रोपोर्शनैलिटी के साइन हटती है तो इक्वल टू के साथ कांस्टेंट आता है। जब इक्वल टू और कांस्टेंट हटा दूंगा तो क्या बन जाएगी? यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी की साइन आएगी, और वॉल्यूम यहाँ पे क्या करेगा? आके डिवाइड। मतलब वॉल्यूम जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके? वॉल्यूम इज सॉरी प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। या फिर अगर आप चाहो तो बोलो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, दोनों का मतलब सेम ही होता है। ठीक है। तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, या फिर वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो सर इससे कैसे चेंज करें हम लोग? एकदम आसान है। जहां पे पीआई था, सॉरी ये वाला यूज करते हैं, जहां पे वीआई था वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा पीआई के, सही बात है। और जहां पे वीएफ था वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? पीएफ के।
तो जहां जहां वी आई है उसकी जगह क्या पुट करेंगे 1 अपॉन पी आई, जहां जहां वी है उसकी जगह क्या पुट करेंगे 1 अपॉन पी एफ। कर दो, क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा वर्क डन मैक्सिमम इज इक्वल्स टू 2.303 एनआरटी लॉग टू द बेस 10। अब ध्यान सुनना थोड़ा मैथमेटिक्स से, वीएफ वीएफ की जगह करना है 1 अपॉन पीएफ, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन पीएफ, ठीक है, ये 1 अपॉन पीएफ आ गया किसकी जगह है, वीएफ की जगह पे। नीचे क्या है वीआई, वीआई की जगह पे क्या आ जाएगा 1 अपॉन पीआई, तो इसके नीचे आएगा 1 अपॉन पीआई, सबसे नीचे रखा जाता है सबसे ऊपर, तो क्या बन जाएगा ये पीआई। तो हमारा फॉर्मूला आ चुका है वर्क डन मैक्सिमम इज इक्वल टू 2.303 एनआरटी लॉग टू द बेस 10 ऑफ पीआई अपॉन पीएफ। ठीक है, प्रेशर और वॉल्यूम में एक चीज हमेशा देखना, जब हम लोग वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम फाइनल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इनिशियल आता है, और जब प्रेशर की बात करते हैं तो प्रेशर इनिशियल अपॉन प्रेशर फाइनल आता है। ये वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे से कैसे है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक बात है, तो हमें यहां पे मिल गया है वर्क डन मैक्सिमम का फॉर्मूला। ये वर्क डन मैक्सिमम क्यों होता है मैंने आप लोग को बता दिया, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, और जहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट है वहां पे हमारा चेंज इन इंटरनल हीट कितना होता है, 0। तो जितनी भी हीट प्रोवाइड करेंगे सारी की सारी हीट से सिर्फ और सिर्फ क्या आने वाला है, वर्क डन। ठीक है, आओ पेज नंबर 108 निकालो। अरे बेटा सबर कर, न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व करना है क्या।